नमस्कार मित्रों, चक्रव्यूह चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। और आज मैं बात करूंगा ब्रिक्स की। और ब्रिक्स में चीन की मनमानी, दादागिरी, तानाशाही पर आज बात होगी। ब्रिक्स में चीन की मनमानी पर अंकुश लगाना क्यों जरूरी है और वो पाकिस्तान, तुर्की जैसे 34 देशों को ब्रिक्स की सदस्यता देने पर क्यों अड़ा हुआ है। चीन के प्लान से भारत को खबरदार रहने की जरूरत क्यों है, आज इस पर बात होगी। और मैं समझता हूं कि बहुत गंभीर विषय है। रूस के काजान में 22 से 24 अक्टूबर एक शिखर सम्मेलन होने जा रहा है ब्रिक्स का, और उसमें ब्रिक्स की सदस्यता लेने वालों की होड़ लग गई है। और आप जानते हैं, जब ब्रिक्स बना था तो पहले इसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अमेरिका ये शामिल किए गए थे। इन लोगों ने मिलकर के ब्रिक्स की स्थापना की थी। लेकिन जनवरी 2024 में एक बार इस समूह का विस्तार किया गया और इसमें मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरबिया और यूएई को, संयुक्त अरब अमीरात को नए सदस्य के रूप में इस समूह में शामिल किया गया। पाकिस्तान, तुर्की और सीरिया, फिलिस्तीन, म्यांमार जैसे देश, जिनकी स्थिति आप देख रहे हैं क्या है, ऐसे देशों की संख्या, ऐसे करीब 34 देश हैं जो ब्रिक्स की सदस्यता लेने के लिए उतावले हैं और उन्होंने आवेदन किया है। और ये सब चीन के वो लोग हैं जो उसके इशारे पर काम करने वाले हैं, ज्यादातर वही देश हैं। एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि जो ये शिखर सम्मेलन 23-24 को होने जा रहा है अक्टूबर में, इसमें 10 नए सदस्यों को शामिल किया जा सकता है और 10 जो अन्य हमारे पुराने पार्टनर हैं उनको भी शामिल किया जा सकता है। अर्थात इसकी संख्या और बढ़ाने पर बात हो सकती है, सहमति हो सकती है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत ब्रिक्स में किसी भी नए सदस्य को फिलहाल शामिल करने की पक्षधर नहीं है, वो तैयार नहीं है। जबकि चीन अपना क्षेत्रीय दबदबा मजबूत करने के लिए, अपनी राजनीतिक प्रभुता कायम करने के लिए और अपने एजेंडे को साधने के लिए ब्रिक्स का विस्तार करना चाहता है। चीन इस एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए रूस को तैयार कर रहा है। उसे पता है कि भारत विरोध करेगा, तो उसको इसके लिए उसने रूस को मनाना शुरू किया है कि अगर रूस तैयार हो जाएगा, रूस भारत को मनाने की कोशिश करेगा तो काम बन जाएगा। और जिन देशों ने आवेदन किया है उनमें बहुत सारे ऐसे देश हैं जो चीन के बेहद करीबी हैं और चीन का उन पर बहुत अधिक प्रभाव है। ये सब देश चीन के साथ मिल करके अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन को, गठजोड़ को एक खेमेबंदी के रूप में, एक नए शक्ति संतुलन के रूप में कायम करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार से उनका विरोध करने की कोशिश करेंगे। एक प्रकार ब्रिक्स को नेटो जैसे संगठनों के विरोध में ले जाने की कोशिश होगी। चीन अपने फायदे के लिए ब्रिक्स का विस्तार तो चाह रहा है, लेकिन जो विश्लेषकों का मानना है, बहुत सारे लोगों का यह मानना है कि चीन ब्रिक्स का इस्तेमाल शुरू से ही अपने फायदे के लिए कर रहा है। अब आजकल श्रीलंका हो, बांग्लादेश हो, ये सब भारत के विरोध में इन देशों को ले जाकर के अपने पक्ष में, अपने प्रभाव में लाने की कोशिश कर रहा है और इनको भी मेंबर बनाने की कवायद में लगा हुआ है। ये जितने भारत के पड़ोसी देश हैं, ये चीन के आगे पीछे आजकल घूम रहे हैं, चीन की तरफ झुकाव रखते हैं और ऐसे देशों पर अपना प्रभाव विस्तार करने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहा है।
हालांकि चीन ये चाह रहा है कि जैसे G7 है, G8 है, G14 है, G18 है, बहुत सारे ऐसे जी ग्रुप के देश हैं, उनके मुकाबले में ब्रिक्स को खड़ा किया जाए। लेकिन बड़ा भेड़ बकरियों को इकट्ठा करके आप किसी बड़े शक्तिशाली समूह के सामने कैसे खड़े कर सकते? केवल संख्या बढ़ा देने से क्या उसकी ताकत बढ़ जाती है क्या? G7 जैसे संगठन में ताकतवर देश शामिल हैं और मैं नहीं समझता हूं कि संख्या बढ़ा देने से इनसे आप मुकाबला कर पाएंगे। और जी ग्रुप के सभी देश आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से बहुत ताकतवर हैं। अब ठीक है, वो रसिया को आगे करके चीन अपनी एक चाल चल रहा है। भारत और ब्राजील को छोड़ करके ब्रिक्स के सभी जो देश हैं वो तकरीबन चीन के जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो उनका मेगा प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा भी हैं, उससे जुड़े हुए हैं। ब्राजील आधिकारिक रूप से नहीं जुड़ा क्योंकि ब्राजील बहुत दूर है, लैटिन अमेरिका का देश है, वहां तक ब्रिक्स की योजना जाती नहीं, बीच में समुद्र पड़ जाता है, अभी तक कोई ऐसी प्लानिंग नहीं है। लेकिन चीन उसे भी लुभाने की कोशिश करता है, उसे भी अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है, क्योंकि वो ब्राजील का जो निर्यात है उस निर्यात का लगभग 1/3 हिस्सा चीन खरीदता है, अर्थात उसके साथ ट्रांजैक्शन बड़ी मात्रा में हो रहा है। अब भारत का तर्क यह है कि फिलहाल अभी हाल में 2024 में ब्रिक्स का एक बार विस्तार किया गया था, इसलिए इसे अभी विस्तार करना ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं भारत का भी ये रुख ठीक है कि थोड़ा समय देना चाहिए और ब्रिक्स को आगे उस पर विचार करना चाहिए कि किस देश को शामिल किया जाए, किसको ना शामिल किया जाए। हालांकि जो न्यूज आ रही है उससे ये तय है कि कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष इस ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होने के लिए जा रहे हैं। कजान में ईरान के राष्ट्रपति हों, तुर्की के राष्ट्रपति हों, भारत के ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शिरकत करने जा रहे हैं और ये उनकी 3 महीने के अंदर ये दूसरी रूस की यात्रा हो रही है। चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग भी जाएंगे, उनकी पूरी संभावना है। बहुत सारे देशों को राष्ट्राध्यक्ष वहां पहुंच रहे हैं। इस पूरे मामले पर पुतिन ने क्या कहा? पुतिन ने अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने ब्रिक्स के बारे में कुछ चीजें बताई। उन्होंने कहा कि देखिए, ब्रिक्स के बिना वैश्विक आर्थिक विकास संभव नहीं है। ब्रिक्स को बहुत महत्वपूर्ण बताया है पुतिन ने और कहा है कि समूह की जो संयुक्त जीडीपी है वो ग्रुप सी देशों से, ग्रुप 7 देशों से बहुत ज्यादा है। उन्होंने यह भी कहा है कि भविष्य में वैश्विक जीडीपी में लगभग ये जो बढ़ोतरी है ये लगातार जारी रहेगी और ब्रिक्स समूह की वजह से ये बढ़ोतरी बनी हुई है। और ब्रिक्स का केवल वैश्विक अर्थव्यवस्था में ही योगदान नहीं है, बल्कि इस समूह का कई कामों में, कई क्षेत्रों में योगदान देखने को मिलता है। चाहे सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने की बात आई हो, चाहे सतत विकास सुनिश्चित करने का मामला हो या नागरिकों की भलाई का मामला हो, जो सदस्य देश हैं, अन्य देश हैं, उनके जीवन स्तर में सुधार का मामला हो, इन सब मामलों में ब्रिक्स उपयोगी संगठन साबित हुआ, ये पुतिन जी ने कहा है। और पुतिन जी ने यह भी याद दिलाया है कि ब्रिक्स का जो वैश्विक उत्पादों के निर्यात का लगभग 1/4 हिस्सा जो इसके द्वारा होता है और इसके अलावा ब्रिक्स देशों की जो कंपनियां हैं, जो ऊर्जा के क्षेत्र में, अन्य प्रकार के संसाधनों के क्षेत्र में, धातुओं के क्षेत्र में, खाद्य पदार्थ जैसे क्षेत्र में महत्वपूर्ण बाजार उपलब्ध कराती है। और ब्रिक्स समूह के शिखर सम्मेलन से पहले पुतिन की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका भी निशाने पर आया है। उन्होंने अमेरिका पर भी निशाना लगाया है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने लगातार प्रतिबंध लगाकर रूस के साथ अपने संबंध पूरी तरह से खराब कर लिया है, खत्म कर लिया है और इसका रूस पर उतना असर नहीं पड़ा, खुद अमेरिका पर भी इसका नकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। पूरी दुनिया ये सोच रही है कि क्या डॉलर का इस्तेमाल करने लायक अभी स्थिति है क्या?
डॉलर तो एक दादागिरी का प्रतीक बन गया है कि आप डॉलर पे जब चाहेंगे प्रतिबंध लगा देंगे, डॉलर के लेन देन पर प्रतिबंध लगा देंगे। आने वाले समय में जो रूस के साथ हुआ किसी और देश के साथ होगा। तो डॉलर एक दादागिरी का प्रतीक बन गया है। तो क्या डॉलर के प्रति विश्वसनीयता पहले जैसी रहेगी? ये क्वेश्चन मार्क है और पुतिन साहब ने इसको, मैं समझता हूं, बहुत उचित समय पर उठाया है। दूसरा ये है कि देखिए, जिस तरह एससीओ में कूड़ा करकट भरने की कोशिश की गई, पाकिस्तान जैसे देश को शामिल किया गया, इससे संगठन का प्रभाव बढ़ने के बजाय कम हुआ है। चीन के प्लान से भारत सतर्क है और उसे सतर्क होने की जरूरत भी है, क्योंकि चीन की राजनीतिक स्वीकार्यता भारत से कम है। वो लोगों की मदद नहीं करता, लोगों की भलाई के बारे में नहीं सोचता, लोगों के लोक कल्याणकारी योजनाओं के बारे में नहीं सोचता। वो लोन देने वाला देश है, कर्ज देने वाला देश है, कर्ज का मोटा ब्याज वसूलने वाला देश है, मौके का लाभ उठाने वाला देश है, अपॉर्चुनिस्ट देश है, और इसलिए उसकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस भारत से बहुत कम है। इसीलिए वो शायद लीडरशिप में बहुत, जितनी आर्थिक रूप से वो सक्षम है, सामरिक रूप से भी सक्षम है, लेकिन राजनीतिक प्रभुता उसकी नहीं कायम हो पा रही, क्योंकि उसकी स्वीकार्यता दुनिया में बहुत कमजोर है। और वह इस प्रकार के हथकंडे अपना करके अपना राजनीतिक जनाधार बनाना चाहता है कि एससीओ में कुछ अपने पिछलग्गू देशों को शामिल कर लें, ब्रिक्स में पिछलग्गू देशों को शामिल कर लें, और ये सब हमारे पीछे लामबंद रहेंगे तो हमारी ताकत दिखाई देगी। ये वो कोशिश करता है और अपना दबदबा मजबूत करने के लिए चीन ये एजेंडा चलाता है। और मैं समझता हूं कि ये चीन के लिए भी ये कोई समझदारी वाली बात नहीं है। भारत के विरुद्ध जो राष्ट्रों को लामबंद करने की कोशिश होती, भड़काने की कोशिश होती है, उससे ना तो एससीओ मजबूत होगा, ना ही ब्रिक्स मजबूत होगा, ना ही चीन मजबूत होगा, क्योंकि दुनिया के देश जिनकी जरूरत है वो राष्ट्रों के पास जाते हैं, लेकिन वो ये तो जानते हैं कि कौन राष्ट्र कैसा है, किससे उसको क्या नुकसान हो सकता है, किससे क्या फायदा हो सकता है। G7 हो, G8 हो या 10G ग्रुप के मेंबर्स हो, मैं समझता हूं कि इनका मुकाबला कमजोर देशों की संख्या बढ़ाकर बिल्कुल नहीं किया जा सकता है। जैसे नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाया गया, जब दुनिया पोलराइज हो रही थी, मिलिट्री अलायंस बन रहे थे, तो उसके विरोध में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट बनाया गया, गुट निरपेक्ष आंदोलन खड़ा किया गया। लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन में सैकड़ों देश शामिल थे। भला उन देशों ने किसी देश के किसी भी मुसीबत के समय कोई मदद की क्या, या उनका पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस या किसी प्रकार का एक्सेप्टेंस इतना था कि वो दुनिया को प्रभावित कर सके हों, जबकि उनके देशों की संख्या सबसे ज्यादा थी। यूनाइटेड नेशन के बाद सबसे बड़ा संगठन आज भी कोई है तो वो गुटनिरपेक्ष है, लेकिन उसकी रिलेवेंसी पर हमेशा सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो रिलेवेंस है। जब तक आप किसी के मतलब के नहीं होंगे, किसी के फायदे के लिए नहीं होंगे, किसी के समस्याओं के समाधान के लिए आप तत्पर नहीं होंगे और कर पाने में सक्षम नहीं होंगे, तब तक आपकी रिलेवेंसी नहीं है। चाहे वो देश हो, संगठन हो या अंतरराष्ट्रीय कोई व्यवस्था हो। मैं समझता हूं कि गुट निरपेक्ष आंदोलन के रास्ते पर एससीओ और ब्रिक्स जैसे संगठनों को ले जाने से बचना चाहिए, और भारत की चिंताओं को भी रूस हो या चीन हो उसको समझना चाहिए, क्योंकि भारत जो कुछ भी कहता है, जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करने के लिए प्रेरित करता है, उसके पीछे सर्व कल्याण की भावना निहित होती है। भारत केवल अपने लाभ के लिए, अपने स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता। भारत एजेंडा चलाने वाला देश नहीं है, वो उन एजेंडों पर मुहर लगाता जो सबके फायदे के लिए जुड़ा हो। इसी के साथ मैं आज इस पर विराम देता हूं। फिर किसी नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी। शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी दें, सुझाव हम लोगों को प्रेषित करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।